हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अध्ययन में। मैं रश्मि आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ हमारी सीरीज को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने 2 वीडियोस पहले डिस्कस करी हैं। हम सीटेट के जो ईवीएस का पेपर आता है उसकी तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स को शेयर करके, और हमारे जो क्लास 4th है उसके जो चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट वो कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम कुछ नए चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, नए क्लासेस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो चैप्टर है ये क्लास 5 की एनसीईआरटी का है। ठीक है, ईवीएस एनसीईआरटी का। और जो है ये पहला चैप्टर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 1 लिखा है। तो ये जो है पहला चैप्टर है क्लास 5 का। और हम लोग यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ही डिस्कस कर रहे हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में ज्यादा से ज्यादा। और वैसे तो चैप्टर्स बहुत सारे हैं, हर क्लास में 26-27 चैप्टर्स हैं पर बुक, एक एक बुक में। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ जिसमें पॉइंट्स हैं और इम्पोर्टेंट चीजें आती हैं एग्जाम में, हम यहाँ पर वही डिस्कस कर रहे हैं। बुक में यहाँ पर आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि बुक देख करके, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, कि आपको एक कॉन्फिडेंस बन जाता है एग्जाम में कि हाँ मैंने बुक पढ़ी हुई है, मैंने बुक देखी हुई है। तो कहीं ना कहीं से जो है उस टाइम पे अगर हमें चीजें नहीं याद आ रही होती हैं तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है चीजों को याद करना, क्योंकि हम यहाँ पर पिक्चर्स देख लेते हैं, चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, वैसे हम खाली नोट्स पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर जहाँ से चीजें आ रही होती हैं उन चीजों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पर ऊपर कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। ठीक है, ये जो है चींटी से रिलेटेड, स्लॉथ से रिलेटेड, स्लॉथ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तभी आपके लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जानवरों के बारे में बताया गया है, चींटी के बारे में बताया गया है। हम यहाँ पर पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें ही पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पर जानवरों में भी देखने, सुनने और सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की सी आहट को भी सुन लेता है, तो कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। ये सारी जो चीजें होती हैं वो जानवरों में होती हैं। ठीक है, वो ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर चींटी के बारे में बताया गया है। चलिए हम नीचे चलते हैं अपने पॉइंट्स पर, जो जो हमें पढ़ना है। बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए वो कतार में, चींटियां क्या करती हैं, कतार में चलती हैं। हम सभी को पता है कि चींटी जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, और एक कतार में चढ़ती हैं, अपने ग्रुप को ढूंढ लेती हैं। अब यहाँ पर जो एक शोध हुआ तो उन्होंने ये पाया कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आपने देखा होगा जब भी कहीं पर चींटियां चलती दिखेंगी तो वो एक लाइन में दिखेंगी, और अगर मान लीजिए वो थोड़ी देर के लिए बीच से वो जो उनकी क्यू है वो टूट गई, तो जो पीछे आने वाली चींटियां होंगी वो उस क्यू को ढूंढ ही लेती है। इसलिए नहीं कि उन्हें दिख रहा होता है, ठीक है, या वो आवाज देती है, बल्कि इसलिए यहाँ पर वही बताया गया है, इसलिए कि वो शायद कुछ ना कुछ जमीन में ऐसा छोड़ते हुए चलती हैं जिसे सूंघकर पीछे से आने वाली चींटी जो है वो समझ जाती हैं कि जो चींटियां हैं वो इसी लाइन में गई हैं या इसी रास्ते पे गई हैं, और वो उसी को फॉलो कर लेती है। अब देखिए यहाँ पर रेशम का कीड़ा, अगर आपने कभी रेशम का कीड़ा ना देखा हो तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर रेशम का कीड़ा ऐसा होता है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए इस तरह से बनते हैं कि रेशम का कीड़ा अगर उसे अपनी मादा को पहचाना तो वो कैसे पहचानता है। ठीक है, क्या उनके की उनमें जो है किसी तरह की गंध होती है, इस तरह से पूछा जाता है। तो आप बता सकते हैं कि उनमें एक गंध होती है, और उस गंध की वजह से, सिर्फ और सिर्फ गंध की वजह से वो कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ठीक, अब देखिए मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। आपने देखा होगा कि वैसे तो आप एक रूम में बैठे हुए हैं, बहुत सारे मच्छर हैं, लेकिन आप इंसान के पास क्यों आते हैं, क्योंकि उन्हें गर्मी का एहसास होता है, उन्हें पता चलता है कि हाँ गर्मी यहाँ से मिल रही है, तो वो वहां पर आ जाते हैं, और ज्यादातर पैरों के तलवों की जो गंध होती है उसको सूंघ करके वो इंसान को ढूंढ लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पर कुत्ते की बात करी गई है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। ठीक है, अब देखिए हम आगे चलते हैं इसी में ही। यहाँ पर पक्षियों की बात करी गई है, इससे क्वेश्चन आता है। इसमें ये आता है कि कौन सा पक्षी गर्दन से झटके से गर्दन घुमा सकता है, कौन पूरी घुमा सकता है, पक्षी की आंखें कहाँ पर होती हैं, वो कौन सी आंख से देखता है, दाएं देखता है बाएं देखता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। हमारे पास ऑप्शंस तो होते हैं 4, लेकिन हम उसमें समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा सही है, क्योंकि हमें सारे ही सही लग रहे होते हैं। चलिए, ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ठीक, अब जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा तोता हो गया, चिड़िया हो गई, और बाज हो गया, चील हो गई, कौवे हो गए, जितने भी पक्षी होते हैं ज्यादातर उन सभी की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। यानी कि हमको अब ये समझ में आया कि अगर वो बिल्कुल सामने देख रहे हैं तो यानी कि वो एक ही चीज को देख रहे हैं, और उनमें ये भी स्किल होती है, ये भी टैलेंट होता है कि वो एक टाइम पे दो दो चीजें देख सके। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों घुमाते हैं। तो यहाँ पर रीजन ये है क्योंकि उनकी, हमारी क्या होता है, इंसानों की जो आंखों की पुतली होती है वो घूम जाती है, लेकिन जो पक्षी होते हैं उनकी पुतली घूम नहीं सकती है। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, मैना हो गई, उल्लू हो गया, ठीक है, तोता हो गया, ये लोग क्या करते हैं, झटके से इधर से उधर, उधर से इधर, वैसे भी आप अमूमन जो भी आप देखेंगे पक्षी, वो जो है गर्दन इधर और उधर घुमाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो, उनकी जो आंखों की पुतली होती है वो घूम नहीं पाती है, इसलिए उन्हें अपनी गर्दन को देखने के लिए इधर से उधर, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घुमाना होता है। इतना क्लियर हो गया? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा। पक्षी क्या होता है, जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं, ऑफ कोर्स जब हम एक ही चीज पर और ध्यान अपना केंद्रित करेंगे, जब हम एक ही चीज पर फोकस होगा हमारा, तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है, तब उन्हें समझ में आता है कि हाँ वो चीज कितनी दूर है एग्जैक्टली। और जब अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि एक आंख से एक चीज देख रहे हैं, एक आंख से दूसरी चीज देख रहे हैं, तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। यानी कि देख तो वो दो चीजें रहे हैं। पक्षियों के सिर पर उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को ये बात समझ में आ जाएगी। यानी कि अगर आप उनकी आंखें देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर इन्होंने देखिए प्रैक्टिकली बताया है कि आप भी अपनी आंख बंद करके देख सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम एक आंख से देखेंगे चीज तो दिखाई देगी, लेकिन अगर हम दोनों आंखों से देखेंगे तो हमें वो ज्यादा साफ, और हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी, वो कितनी दूर है, पास है, पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर चील, बाज और गिद्ध, इन सब का को जो है डिफाइन किया गया है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर तक देख पाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है एज इट इज। ठीक है, कि पक्षी हमसे कितना ज्यादा देख सकते हैं, और गिद्ध हमसे कितना ज्यादा देख सकता है, या चील कितना ज्यादा देख सकती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर, जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं इनकी निगाह कितनी तेज होती है। अगर हम कोई चीज
2 मीटर से देख रहे हैं, तो ये उसी चीज को 8 मीटर दूरी से आसानी से देख लेते हैं। यानी और कौन कौन से पक्षी? चील, बाज और गिद्ध। इनकी जो नजर होती है वो बहुत ही तेज होती है, इसीलिए अपने शिकार को बहुत दूर दूर से देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ ऊपर उड़ रहे होते हैं और नीचे ही देख लेते हैं कि हाँ उनका शिकार कहाँ पर है, और इसीलिए उन्हें आसानी होती है शिकार करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले पक्षी या जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रात में जागने वाले जानवरों को चीज कैसी दिखाई देती है, उनको कौन सा रंग ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि जो दिन में जागने वाले पक्षी है, सॉरी जानवर है, कुछ रंग देख पाते हैं। वो कुछ ही रंग देख पाते हैं, हर रंग नहीं देख पाते। लेकिन जो रात में जागने वाले जानवर है, उन्हें खाली दो रंग ही दिखाई पड़ते हैं, या तो काला और सफेद। ठीक है, रात में जो जानवर जागते हैं उन्हें दो कलर दिखाई पड़ते हैं, सफेद और काला। कोई भी चीज होगी उन्हें या तो सफेद दिखाई देगी या काली दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखिए, पक्षियों के कान। हमने पहले जो है, जो क्लास 4 था उसमें पढ़ा था कि उनके कान छोटे छोटे होते हैं, जैसे छिपकली के भी कान होते हैं, और आपके सांप के भी कान होते हैं। ठीक है, लेकिन वो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं पड़ते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे से छेद दिखाई देंगे। ठीक है, और वो भी क्या होता है, वो पंखों से, उनके बालों से ढके हुए होते हैं, इसलिए वो हमको जल्दी दिखाई नहीं देते। अब यहाँ पर देखिए, उसी के बारे में बताया गया है, हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। अब देखिए, सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है। उसके बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। सांप के क्या होता है, बाहरी कान नहीं होते हैं, इसलिए वो कैसे समझता है? जमीन में हुए कंपन से। जमीन में मतलब अगर कुछ भी उसको लगेगा कि हाँ वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो वो उससे समझ पाता है कि कौन है कौन नहीं। अब देखिए आगे, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। देखिए, इन लोगों की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसमें ये एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं, चाहे वो शेर हो, चीता हो, लंगूर हो, या फिर पशु, या फिर पक्षी हो, यानी कि चिड़िया हो, ठीक है, चील हो, और इस तरह के जो छोटे छोटे जो, और सॉरी तोता हो। ठीक है, इस तरह के जो पक्षी होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी उनकी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, और आने वाले खतरे से एक दूसरे को सचेत करते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज, और जमीन पर चलकर आने वाली मुसीबत के लिए दूसरी तरह की आवाज। यानी कि इन्होंने इन्हें पता चल जाता है कि अच्छा ये होने वाला है, तो वो अपने जो साथी होते हैं दूसरे, उनको जो है उसी आवाज से बता देते हैं कि भाई सब सावधान हो जाओ। ठीक है, और उसके लिए भी अलग अलग आवाजें होती है। अगर मान लीजिए कोई दुश्मन उड़ के आ रहा है उनके पास में, तो उसकी आवाज डिफरेंट होगी। उसके लिए मतलब जो है वो अलग तरह की आवाज निकाल के बताएंगे, और अगर कोई जमीन पर चलकर आ रहा है तो उसके लिए वो अलग तरह की आवाज बताएंगे। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। मछलियां भी क्या होता है, उन्हें भी पता चल जाता है। अगर आपने देखा होगा कि समुद्र में जब तूफान आने वाला होता है, जब लहरें तेज होती है, तो ये जो जीव होते हैं समुद्र के अंदर, उन सबको पहले से ही पता चल जाता है कि हाँ कुछ होने वाला है। ठीक है, और क्या होता है, कि वो जो है एक किनारे पर आ जाते हैं या एक ग्रुप में आ जाते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, और जानवरों को ये भी पता चल जाता है कि हाँ कुछ होने वाला है। ठीक है, कुछ नेचुरल और जो है प्राकृतिक रूप से जो है कुछ चीजें होने वाली हैं, जैसे भूकंप हो गया, तूफान हो गया, या सुनामी हो गई, ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो अजीब 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 सी हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं, जंगल के जानवरों को समझते हैं, उनके व्यवहार को समझते हैं, वो जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या फिर कुछ और होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर उसका एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण दिया गया है। हालांकि ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम अपने नॉलेज के लिए इस चीज को पढ़ेंगे। सन 2004 में दिसंबर में जो सुनामी आया था, सुनामी आने से कुछ समय पहले जानवरों में अजीब व्यवहार
और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने ये इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। देखिए कितना बड़ा काम हुआ, यहाँ की तक कि किसी को नहीं पता था कि इतना बड़ा तूफान आने वाला है जो कि कब सब कुछ खत्म कर देगा। ठीक है, सुनामी आने वाला है और इतना भयंकर आने वाला है। तो वहां की जो मछलियां थी और जो वहां के समुद्री जीव थे, उन सब ने क्या किया, उनकी हरकतों से, उनके व्यवहार से और उनकी एक खास तरह की आवाजों से, जो वहां की जनजाति थी, क्योंकि जो जनजातीय लोग होते हैं वो लोग इन सब चीजों के बहुत ही करीब होते हैं, तो वो समझ पाते हैं जानवरों को, उनकी आवाजों को, उनके व्यवहार को। ठीक है, कि कब बदल रहा है, कब क्या है। तो उन्होंने पूरा पूरा अपना जो घर था, अपने जो एरिया था, उसको खाली कर दिया, ये जान करके कि कुछ ना कुछ होने वाला है। और देखिए उसके बाद कितना बड़ा एक तरह से तूफान आया, सुनामी आया, जो कि आज तक नहीं लोग भूल पाए। अब देखिए यहाँ पे डॉल्फिन, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए स्लॉथ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से आप कह सकते हैं कि टॉपिक है। हर पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, प्लीज कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्लॉथ ये कैसा दिखता है, भालू जैसा दिखता है, पर एक्चुअली में भालू होता नहीं है। ठीक है, ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं, उल्टे से। ठीक है, जैसे तो चमगादड़ भी उल्टी लटकती है, लेकिन ये चमगादड़ नहीं है, ये स्लॉथ है। ठीक है, और ये कैसा दिखता है, भालू के जैसा दिखता है। और ये सोचिए 24 घंटे में से 17 घंटे ये पेड़ से उल्टा लटकता है और आराम से सोता है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। और ये इतने ज्यादा आलसी होते हैं, आप कह सकते हैं कि ये अपना खाना ढूंढने के लिए कहीं नहीं निकलते। जिस पेड़ पर रह रहे होते हैं उसी के पत्ते खाते रहते हैं, फिर सोते हैं, फिर खाते हैं, फिर सोते हैं। ठीक है, उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसीलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। जब मतलब उनका पेड़ पूरी तरह से खत्म हो जाता है, उसकी पत्तियां खत्म हो जाती हैं, इनके खा खा करके इनका पेट भर जाता है और पत्तियां कम होती हैं, तभी वो पास के दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। ये भी नहीं करते हैं कि कहीं दूर किसी दूर पेड़ पर जाएं, नहीं, जो बिल्कुल नजदीक पेड़ होता है उसी पर चले जाते हैं। लगभग 40 वर्ष इनका जो जीवन काल होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनका जीवन काल कितने वर्ष का होता है, 40 वर्ष का होता है। अपने पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। अब सोचिए कितना आलसी जानवर है ये स्लॉथ। ये अपने 40 साल के जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर घूमते हैं, मुश्किल से 8 पेड़। ठीक है, यानी कि आप समझ लीजिए कि 7 साल तक ऐसे, मतलब ये एक ही पेड़ पे गुजार देते हैं कि आराम से 5 साल 7 साल जैसे इनका हुआ, मुश्किल मुश्किल से बताया गया है कि 8 पेड़ पर घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, यानी कि जब भी इनको फील होता है कि हाँ हमें जो है टॉयलेट जाना है, ठीक है, हमें शौच के लिए जाना है, उसी समय पर ये पेड़ से नीचे उतरते हैं। अदरवाइज ये पेड़ पर ही बैठे रहते हैं और अपना जीवन पूरा उसी में काट देते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पढ़े। स्लॉथ क्या होता है, भालू जैसा दिखते हैं, लेकिन ये भालू होते नहीं हैं। ये करीब दिन में 17 घंटे पेड़ से लटक के सोते हैं, वो भी उल्टे लटक के सोते हैं। ठीक है, और ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खा के पलते रहते हैं। कहते हैं अरे भाई कौन जाए, छोड़ो, यहीं पर बैठे रहो, यहीं पर पड़े रहो, इन्हीं के पत्ते खाते रहो, जब ये पत्ते खत्म हो जाएंगे तो हम दूसरे पेड़ पर चले जाएंगे। और ये इनका जो जीवन काल होता है लगभग 40 वर्ष का होता है, और पूरे जीवन काल में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ करते हैं या जाने की तकलीफ करते हैं। और ये सप्ताह में सिर्फ एक बार अपने पेड़ से उतरते हैं, वो भी भाई बहुत ज्यादा जब अर्जेंसी होती है तब, अगर ना हो तो ये वो भी ना होते। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखिए ये स्लॉथ है, ठीक है, ये क्या है, ये स्लॉथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या अभी भी इसमें कुछ रह गया है। जी हाँ, इम्पोर्टेंट है। बाघ के बारे में देखिए, बाघ का एक पिक्चर दिया गया है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है।
क्वेश्चन आता है, क्या बाघ अंधेरे में देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। और देख ही नहीं सकते हैं, बल्कि हमें जितना भी दिखता होगा अंधेरे में, उसका 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। पूछा जाता है बाघ की जो मूछें होती है उनका क्या काम होता है, ठीक है। तो उनका काम क्या होता है कि वो हवा में हुए जो भी कंपन होते हैं उनसे भाप लेती हैं, और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। तो भाई जो उनकी मूछें होती है वो एक तरह से मैप का काम करती है, मैप का भी नहीं, एक तरह से लोकेशन ट्रैकर होती हैं, जो कि शिकार की लोकेशन को बहुत अच्छे से ट्रैक कर लेती हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, और वहां पर जाकर के उसको अपना शिकार बना लेती हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। ये इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, ये उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बाघ के बारे में। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। भाई जैसा मौका वैसी आवाज, जैसा देश वैसा भेष। तो गुस्से में अलग आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, यानी कि पता चल जाता है कि वो क्या चाह रहा है। ठीक है, अगर उसे बाघिन को बुलाना है तो वो अलग तरह की आवाज निकालेगा, और अगर वो गुस्से में है तो वो एक अलग तरह की आवाज निकालेगा, कभी कराहना तो कभी घुर्राना। बाघ का घुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ठीक है, सोचिए कितनी तेज आवाज होती होगी। अगर वो घुर्रा रहा है तो उसकी आवाज 3 किलोमीटर दूर तक पहुंच सकती है। तो सोचिए ये जो जानवर है ये हमसे कितने ज्यादा कैपेबल है हर चीज में, चाहे देखना हो, सुनना हो, अपने शिकार को भापना हो। ठीक है, सारी चीजें। चलिए आगे देखते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है, यानी कि वो इतना चालाक होता है कि उसे समझ में आ रहा है कि पत्ते कैसे हिल रहे हैं, हवा से हिल रहे हैं या फिर कोई जानवर वहां पर है जिसके आने से वो पत्ते हिल रहे हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। देखिए बाघ के दोनों कान, ठीक है, यानी कि उनमें ये भी एक कैपेबिलिटी होती है, ये भी क्षमता होती है उनके कानों में कि उनके कान घूम सकते हैं अलग अलग दिशाओं की आवाजों को सुनने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए हाथी को यहाँ पे भी होता है कि क्या किस चीज के लिए उनको मारा जाता है जानवरों को। हाथी को उनके दांतों के लिए, गेंडे को उनके सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खालों के लिए। शेर की खाल की कई सारी चीजें बनती हैं, सांप की खाल की बनती हैं, ठीक है, मगरमच्छ का भी बनते हैं। तो उसके उनको किस लिए मारा जाता है? उनकी खालों के लिए मारा जाता है। और हिरन को किस लिए मारा जाता है? कस्तूरी के लिए, जिसके लिए वो काफी मशहूर है कि हिरन जो है कस्तूरी के लिए मारा जाता है। चलिए आई थिंक इस चैप्टर में बस इतना ही है। ठीक है, और काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी इस चैप्टर में जो कि हमने पढ़ा, समझा। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए एक नेशनल सॉरी पार्क का दिया गया है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवर की गिनती जो क्या हो रहा है, कम होती जा रही है, वो लुप्त होते जा रहे हैं, खतरे में है उनकी प्रजातियां। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों में सुरक्षा दे रही है। अब देखिए जैसे यहाँ पे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये याद रख लीजिएगा कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। कौन सा पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। राजस्थान में के भरतपुर में जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? एक तो जिम कॉर्बेट पार्क जो कि आप सभी को पता है उत्तराखंड में है। दूसरा घाना जो कि कहाँ पर है? भरतपुर में है। भरतपुर कहाँ पर पड़ता है, किस राज्य में? राजस्थान में। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में, हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया है। अगर हम सेकंड चैप्टर भी डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आपके लिए भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगी, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे।
और ये जो था फर्स्ट चैप्टर था क्लास 5 एनसीईआरटी का, ठीक है, ईवीएस के लिए, सीटीएट, सीटेट ईवीएस के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम और आगे अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। और अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू। बाय बाय।